पैरामीशियम इसकी फेमस एग्जांपल्स हैं। प्रोसेस क्या होता है कि एक डीएनए पहले रेप्लिकेट होता है, डबल होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, सेल डिवाइड होता है, दो में तकसीम हो जाता है, और जैसे एक पेरेंट की बॉडी होती है वैसे ही ऑफस्प्रिंग की बॉडी बन जाती है। ये देखें, इसमें और इसमें भी फर्क नजर आ रहा है? कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस तकसीम हुआ, रेप्लिकेशन हुई, ठीक है, फिर उसकी दीवारें पिचकी, दरमियान में यहाँ पर इस तरफ से भी, इस तरफ से भी एक थिन सी लेयर बन गई। ये थिन लेयर फिर अलग होकर एक जानदार ये बना दिया, दूसरा जानदार ये बना दिया। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बैंड फिशन। ये इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज पूछे जाते हैं इसमें से। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं दूसरी तरफ, दूसरी टाइप की तरफ। दूसरी टाइप है हमारी बटिंग। बटिंग क्या होती है कि एक पेरेंट पर कोई आउट ग्रोथ बनती है, जैसे कि एक हेडरा का कोई जानदार हो, तो उसकी साइड में क्या बन जाते हैं, जैसे थोड़ा नुमा स्ट्रक्चर बन जाते हैं। मैं इसको अगर इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, जैसे कि यहाँ पर एक जानदार पड़ा हुआ है, यहाँ पर एक आउट ग्रोथ बन गई, ठीक है, ठीक है, आउट ग्रोथ बनने के नतीजे में ऐसा ऐसा फिर भी इससे क्या होगा, इसका न्यूक्लियस भी इसमें आ जाएगा, एक न्यूक्लियस इसमें आ जाएगा, डीएनए रेप्लिकेट होगा, दरमियान में यहाँ पर पिचकेगा, लास्ट में क्या होगा, ये अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो जाएगा। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, बडिंग। फिर इसकी मैंने डायग्राम दिखाई हुई है यहाँ पर, ये देखें। बडिंग इन यीस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ, ये एक पेरेंट, ये एक क्या है, पेरेंट है, आउट ग्रोथ बनी यहाँ पर, ठीक है। तीसरे स्टेप में क्या हुआ, उसका न्यूक्लियस बन डिवाइड हुआ, एक न्यूक्लियस बॉडी में रह गया, एक दूसरा न्यूक्लियस कहाँ चला गया, उसकी आउट ग्रोथ में चला गया, ठीक है। फिर क्या होता है लास्ट में, यहाँ पर टूटना शुरू हो जाता है, ये सारा पार्ट अलग हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, बडिंग। बडिंग का मतलब क्या होता है, आउट ग्रोथ। बडिंग का क्या मतलब होता है, आउट ग्रोथ। चलिए ये दो एक और टाइप भी है, वो मैंने मेंशन नहीं की क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो प्लेनेरिया की एग्जांपल है उसमें। मैं थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ दे देता हूँ। रीजनरेशन कौन सी है, रीजनरेशन। एक्चुअली ये रीजनरेशन ज्यादातर काउंट नहीं होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ये इसलिए यूज होता है कि बॉडी का पार्ट कट जाए किसी जानदार का, तो वो दोबारा जनरेट हो जाता है। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं, प्लेनेरिया की शक्ल इस तरह से होती है, इस तरह की शक्ल होती है प्लेनेरिया की। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसको कट लग गया, ये एक कट, ये बॉडी का पार्ट एक न्यू जानदार बन जाएगा, ये बॉडी का पार्ट एक न्यू जानदार बन जाएगा, एक पार्ट जानदार ये बन जाएगा, दूसरा जानदार ये बन जाएगा। और इसी तरह स्टार फिश में भी इस तरह से होता है, रीजनरेशन का अमल होता है। उसका कोई पार्ट, कोई बाजू कट जाए तो वो दोबारा रीजनरेट होकर एक नया जानदार मुकम्मल बन जाता है। इसी तरह आपके घर में छिपकली होगी, ठीक है, छिपकली को अगर मारने की कोशिश करें तो अनफॉर्चुनेटली निशाने पर ना लगे आपका निशाना, उसकी दुम पर जा लगा, उसकी दुम कट गई, कुछ दिन बाद देखेंगे वही छिपकली आपको दुम के साथ नजर आएगी, नई दुम निकल आती है उसकी। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रीजनरेशन कहते हैं। रिजल्ट क्लियर यहाँ तक? चलें नेक्स्ट हम चलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें दो पेरेंट्स मिलकर एक ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। दो पेरेंट्स मिलकर एक ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। सिंपल वर्जन में बता रहा हूँ, एक ऑफस्प्रिंग बना लेते हैं। किसके थ्रू? ड्यू टू फियन। फियन कहते हैं मिलाप को। फियन ऑफ एग एंड गैमीट्स। एग प्लस, सॉरी, एग एंड स्पर्म। एग एंड स्पर्म, ठीक है। ये दो सेल्स आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन के जरिए एक नया जानदार बन जाता है। अब फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या है? फर्टिलाइजेशन होती है कि डीएनए का मिलाप होना, सेल्स का मिलाप होने के नतीजे में एक नया जानदार बनना। और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी होती है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन भी होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन ये है वो फर्टिलाइजेशन कि ऑफ स्प्रिंग की जो ग्रोथ होती है विद इन द मदर बॉडी, ठीक है, माँ के पेट के अंदर ही होती है। ऐसी फर्टिलाइजेशन को क्या कहते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, मुझे ये कौन बताएगा कि हम किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? मैमल्स, रेप्टाइल्स या बर्ड्स, इनमें से कौन सी है हमारी कैटेगरी? मैमल्स में फॉल करते हैं, वेरी गुड। तो मैमल्स में कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? रिप्रोडक्शन की सेक्स और रिप्रोडक्शन की कौन सी टाइप यूज होती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, ये देखें, फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द फीमेल बॉडी। एग्जाम्पल मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड। प्रोसेस क्या होता है इसमें? मेल डिपॉजिट स्पर्म्स इनसाइड द फीमेल इन द reproductive tract where it meets the egg for fertilization, then zygote develops into the embryo। तो zygote केस में बन जाता है, एम्ब्रियो में डिवेलप हो जाता है, फिर ऐसा ऐसा ग्रोथ होती रहती है, एक नया जानदार बन जाता है। उसके बाद एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मीन के जो परवरिश होती है या स्टार्ट होता है आउटसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। प्रोसेस क्या होता है इसमें? both males and females release their gametes into the external environment। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम मेंढक की एग्जाम्पल ले लेते हैं, फ्रॉग की। फ्रॉग की एग्जाम्पल ले लेते हैं। फ्रॉग अपने स्पर्म जो होता है, मेल फ्रॉग, वो पानी में रिलीज कर देता है जैसे कि जोड़ वगैरह होते हैं। और फीमेल फ्रॉग भी अपने एग जो होते हैं इसमें पानी में रिलीज कर देते हैं। अब इसमें यहाँ पर सोर्स कौन सा होगा मिलाप का? H2O, वाटर होगा, ठीक है। फिर ये आपस में मिलेंगे, एग और स्पर्म, फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, जाइगोट बना लेंगे आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। जाइगोट से फिर क्या बन जाएगा? एक एम्ब्रियो बन जाएगा। ओके, इसको कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन।
ये देखें ह्यूमन की फर्टिलाइजेशन की। यहाँ पर देखें इस पे इमेज में आपको कुछ और क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे जो बीपीएससी के लिहाज से बहुत से अहम हैं, और इस पे टॉपिक में हम कवर भी करेंगे। इंसान में टोटल कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन कितना होते हैं? 46, और वो पेयर की फॉर्म में होते हैं। और वो कितने पेयर होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 23 पेयर्स की फॉर्म में होते हैं। और इनमें से एक पेयर जो है वो कौन सा होता है? रिप्रोडक्शन में यूज होता है। इसमें यूज होता है, रिप्रोडक्शन में यूज होता है। बाकी 22 पेयर्स इसमें रिप्रोडक्शन में यूज नहीं होते। अब यहाँ पर देखें, हम गौर करें, यहाँ पर देखें एक फीमेल है। फीमेल के सेल्स को क्या कहते हैं? एग सेल्स कहते हैं। कौन से सेल्स? एग सेल। ये देखें। दूसरे वर्ड में इसको क्या कहते हैं? ओवम भी कहते हैं। और मेल के रिप्रोडक्टिव सेल्स को क्या कहते हैं? स्पर्म। अब यहाँ से स्पर्म आएगा, यहाँ से एग आएगा, फर्टिलाइजेशन होगी। ये देखें, ये स्पर्म की शेप देखें। चारों तरफ से स्पर्म आ जाते हैं, एग को घेर लेते हैं। और ये हम आगे देखते हैं इसको एक्सप्लेन के साथ। क्रोमोसोम्स का टॉपिक मैंने इसके साथ ऐड किया हुआ है। इसको आगे देखते हैं, हम जीन और क्रोमोसोम्स भी देखते हैं। अब यहाँ से फिर माइटोसिस होती है। माइटोसिस के प्रोसेस के नतीजे में फिर क्या बनते हैं? Hormones बनते हैं, फ्लू बनता है। फिर मिस होती है, मिस से डिफरेंशिएट ऑफस्प्रिंग बन जाता है, जो कि जैसे ये डिप्लॉयड होते हैं डबल डबल क्रोमोसोम्स के साथ, जैसे ही ये डिप्लॉयड होते हैं। अब आते हैं पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। जो मेन पार्ट है हमारे पास वो फ्लावर है। मेन पार्ट कौन सा है? फ्लावर है। अब पार्ट्स के जो हैं टोटल 4 हिस्से होते हैं। दो हिस्से उसमें रिप्रोडक्शन में हिस्सा नहीं लेते, और दो जो पार्ट होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं। अब पहले हम देख देख लेते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, क्योंकि हमने टॉपिक छेड़ा हुआ है रिप्रोडक्शन का। तो पहले रिप्रोडक्टिव पार्ट देख लेते हैं और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट में देखते हैं। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वो पार्ट्स होते हैं जो एक नया बीज बनाने के लिए फूल में इंटरेक्ट करते हैं, मिलाप करते हैं। उनको क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। उसके बाद देखिए, पहला पार्ट है स्टेमन। स्टेमन को कहते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इनके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो ये कौन सा सेल रिलीज करेगा? स्पर्म सेल रिलीज करेगा। The stamens of the male parts of the flower responsible for producing and dispersing pollen grains. एक्चुअली ये पोलन ग्रेन्स ही क्या होते हैं? स्पर्म होते हैं। ये दो हिस्सों पर तक
में तकसीम होते हैं। एक एंथर होता है और दूसरा कौन सा होता है, फिलामेंट होता है। एंथर एंड फिलामेंट। एंथर का काम क्या होता है? एंथर, हम इसको जरा पहले देख आते हैं, कहाँ पर, इसकी डायग्राम को देख आते हैं। ये देखें, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारे पास। एक स्टेमन है, एक स्टेमन है, और दूसरा क्या है हमारे पास, पिस्टल है। ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल्स और ओवरी, ये पिस्टल्स के पार्ट हैं। इसको दूसरा नाम क्या है? कार्पल भी कहते हैं इसको, पिस्टल को। दूसरा नाम क्या है पिस्टल का? कार्पल। स्टेमन। अब ये जो साइडों वाले ये स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं आपको, कौन से? येलो येलो स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये क्या है? एंथर्स हैं। और जो डंडी है उसको सपोर्ट कर रही है, उसको क्या कहते हैं? फिलामेंट्स कहते हैं। अब ये एंथर एक फूल से दूसरे फूल पर की तरफ भी जा सकते हैं, एक फूल से उसी फूल पर भी गिर सकते हैं। ये यहाँ पर गिरेगा, अगर यहाँ पर गिरेगा तो इसको कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ये अपने आप पर ही ये क्या कर रहा है, फर्टिलाइजेशन कर रहा है फूल। ठीक है। ये एंथर्स यहाँ पर गिरते हैं, फिर यहाँ से नीचे, यहाँ पर क्या होगी, फर्टिलाइजेशन होगी, और ये फूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं स्टेटमेंट की तरफ। अब ये फिलामेंट्स किस तरह से मूव करते हैं? फिलामेंट्स, सॉरी, एंथर्स किस तरह से मूव करते हैं एक स्टिग्मा की तरफ? वो हवा के जरिए भी हो सकते हैं, वो इंसेक्ट्स के जरिए भी हो सकते हैं, वो वाटर के जरिए भी हो सकते हैं। ये दो तीन तरीकों से ट्रांसफर हो सकते हैं। अब इसकी स्टेटमेंट देखते हैं हम, फ्लावर की। Reproductive part, stamen. Stamen is the male reproductive part of the flower, responsible for producing and dispersing pollen grains. Anthers and anthers produce pollen grains which contains male gametes sperm. Filaments इनको सपोर्ट करता है। Filament as a stack, एक डंडी है, that supports the anther and holds the keeping the pollen grains टू द पोलिनेटर्स। पोलिनेटर्स अगर पूछा जाए तो पोलिनेटर्स क्या होते हैं? वो एजेंट होते हैं जो एक पोलन ग्रेन्स को दूसरे फूल या उसी फूल के स्टिग्मा तक ले जाने में मदद करते हैं। जैसे कि बी की एग्जांपल दी हुई है, हवा की एग्जांपल दी हुई है, वेंड की। ठीक है। इनको क्या कहते हैं? पोलिनेटर्स कहते हैं। पिस्टल्स। पिस्टल्स या दूसरा नाम इसका क्या है, कार्पल। कंफ्यूज नहीं होना। पिस्टल्स is the female reproductive part where the flower and responsible for receiving the pollen grains producing the seed। ये मजीद तीन हिस्सों में तकसीम होता है, एक स्टिग्मा, एंड तीसरा कौन सा है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओव्यूल, ये तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। और नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से हैं? एक है सेपल, दूसरा है पेटल्स। एक सेपल है, दूसरा पेटल।
पेटल्स क्या होते हैं? जो कलरफुल पार्ट आपको नजर आता है फूल का, वो क्या कहलाता है? पेटल्स। इसका दूसरा नाम करोला भी है। बाज़ औक़ात ये एग्जाम में इनके अल्टरनेटिव नाम्स पूछ लेते हैं, नेम्स पूछ लेते हैं, ठीक है। जो इसका काम क्या होता है, ये अट्रैक्ट करता है पोलिनेटर्स को। जैसे कि मक्खियाँ फूल की रंगत देखकर फूल पर जाती हैं, और वहां पर इनकी लेग्स के साथ पोलन ग्रेन्स चिपट जाते हैं, और जब ये दूसरे फूल पर जाकर बैठते हैं तो वहां पर दूसरे फूल के स्टिग्मा पर गिर जाते हैं। स्टिग्मा से मूव होते हुए स्टाइल, स्टाइल से फिर ओवरी, ओवरी से फिर ओव्यूल की तरफ, देन लास्ट में सीड बना देते हैं। ठीक है, तो सेपल्स क्या होते हैं उसके नीचे? आपने कभी गौर किया हो तो रंगदार पत्ती के नीचे ग्रीन ग्रीन पार्ट्स की छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उनको क्या कहते हैं? सेपल्स कहते हैं। ठीक है, ग्रीन स्ट्रक्चर होता है। मेन मेन पार्ट्स इसके याद रख लें। उसकी तरफ इसे बाद शक्ल देख लेना, फ्लावर। इसको रिमेम्बर करने के लिए हेल्प करेगा आपको। अब सेल की तरफ मूव करते हैं। एक्चुअली सेल, मैंने आपको क्या करना था, आपसे क्विज लेना था। क्या करना था? क्विज लेना था। ले लो क्विज। सेल, सेल ऑर्गेनेलीज और सेल साइकिल, मैंने कहा था कि इसको कुछ देख लेना। क्या ख्याल है, क्विज हो जाए? चुप हो गए हैं सारे। यस सर, यस सर, नो सर, पहले पढ़ा लें, पूछ लें सर। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं बेसिक बेसिक इसके क्वेश्चन मैं थोड़े से पूछ लेता हूँ आपसे, जो मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के लिए। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा सेल कौन सा है? लार्जेस्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। स्किन एक ऑर्गन है, सेल नहीं है। जी आसिया, मैं इसको पढ़ाता हूँ, डोंट वरी। मैंने ये देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने कुछ जिम्मे लगाया था, कुछ देखा भी है, कुछ कुछ इन्होंने सर्च भी किया है कि नहीं किया। पढ़ाऊंगा तो मैं सारा। नो, वोबियम भी नहीं होता। कल हमने नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स पढ़े थे। न्यूरॉन्स के साथ अटैच होते हैं नर्व सेल्स। नर्व सेल्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के सबसे बड़े सेल्स होते हैं। माइंडेड, याद रखना है। ठीक है। उसके बाद which cell is called the powerhouse of the cell? Which organelle is the called the powerhouse of cell? वो कौन सी ऑर्गेनेली है जो सेल का पावर हाउस कहलाती है? वेरी गुड, माइटोकॉन्ड्रिया। जबरदस्त। राइबोसोम्स का क्या काम होता है? राइबोसोम्स का क्या काम होता है? रेस्पॉन्स करें भी। प्रोटीन सिंथेसिस, वेरी गुड। कंट्रोल हाउस ऑफ द सेल। सेल का कंट्रोल हाउस कौन सा होता है? सेल मेम्ब्रेन नहीं है। कंट्रोल हाउस या कंट्रोल सेंटर कह सकते हैं उसको।
शाबाश, न्यूक्लियस। वेरी गुड। विच ऑर्गेनेली इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में कौन सी ऑर्गेनेली इस्तेमाल होती है? बेटा हम ऑर्गेनेली की बात कर रहे हैं, पूरे ऑर्गन की बात नहीं कर रहे। लीव एक ऑर्गन है पूरा। ऑर्गेनेली किसे कहते हैं? ऑर्गेनेली सेल के अंदर के जो टोटल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको ऑर्गेनेली कहते हैं। वेरी गुड, क्लोरोप्लास्ट। शाबाश, मेरे ख्याल में पढ़ा हुआ है। माइटोसिस क्या होती है? माइटोसिस क्या होती है? डिवीजन ऑफ सेल की एक टाइप है जिसमें एक सेल दो से डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है। ठीक है, शाबाश। और मियोसिस क्या होती है? जी, पत्तों का ग्रीन कलर जो है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही होता है। उसमें एक पार्ट होता है क्रोमोप्लास्ट, जो सिर्फ इसके लिए कलर के लिए स्पेसिफाई होता है। वन सेल से फोर से डॉटर सेल्स बनते हैं, तो प्रोसेस कौन सा होता है? मियोसिस कहलाता है। कौन सा स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर ऐसा है जो प्लांट सेल में होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता, वो कौन सा है? प्लांट सेल में होता है लेकिन एनिमल सेल में नहीं होता। वेरी गुड, सेल वॉल। एनिमल सेल में सेल वॉल की जगह पर सेल मेम्ब्रेन होती है ये। ठीक है, शाबाश। चलो, मेरे ख्याल में पढ़ा हुआ है। विच स्ट्रक्चर प्रोवाइड शेप एंड सपोर्ट टू द प्लांट सेल? प्लांट सेल को शक्ल और उसको साथ कौन सा ऑर्गेनेलिज देती है? हिंट है उसकी सबसे आउटर बाउंड्री। सबसे आउटर बाउंड्री कौन सी है प्लांट सेल की? शाबाश,